हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और जय हिंद। और आप सभी को नए साल का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसे कि नया साल आ गया तो चलिए फिर से इस नए साल में नए जज्बात के साथ एक वादा करते हैं कि जो इस साल होगा कुछ नया करने की प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से बच्चों, ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव हुए, दिन वही है, रातें वही है। बच्चों, केवल हम लोगों को ये मोटिवेट अपने आप को करना है कि कुछ नए वादे अपने साथ लेके चलनी है। और बच्चों, हम अपने आप से यह वादा करना है कि कुछ इस साल हम लोग नया करेंगे, इस साल को जाया नहीं जाने देंगे। बच्चों, इन्हीं कुछ कथनों के साथ आइए आज का प्यारा सा सेशन, प्यारा सा क्लास को शुरू करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरफ से आप लोगों के लिए जितना हो सके आपकी आगामी परीक्षा 2025 में जो नए साल में होने वाली है बच्चों, उसके लिए एक बेहतर सेशन लेके आया जाएगा। तो जैसे यदि आप 10th का तैयारी कर रहे हैं और उसमें मान लिया जाए हम लोगों ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का चैप्टर वाइज विथ एनसीईआरटी जितना भी हो सकता था बच्चों, बाई एक्सप्लेनेशन में करा चुका हूं। आज प्यारा सा फिर एक नया सेशन 10th के लिए। एक्चुअल में ये 10th का नहीं है, सभी क्लास इसको देख सकते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कह सकते हैं एनसीईआरटी का निचोड़ सेशन लेकर आया गया है। तो चलिए यही बात को यहीं पर समाप्त करते हैं और हर दिन की भांति बच्चों एक नया क्वाड से एक नए सेशन का शुरुआत करते हैं। जैसे बच्चों कि आज का संघर्ष जितना ज्यादा होगा, कल सफलता भी उतनी ही अच्छी मिलेगी सर, है ना। तो आज का जो हमारा सेशन होगा पॉलिटिकल साइंस से होगा और पॉलिटिकल साइंस से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं बच्चों वो लिया गया है। चलिए इन्हीं प्यारा सा क्वाड से आज का प्यारा सा सेशन को शुरुआत करते हैं, है ना। पहला जो चैप्टर होगा सत्ता की साझेदारी। मेरे प्यारे बच्चों, सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है ना, राजनीतिक रूप में राजनीतिक यानी सत्ता में, राजनीतिक में, है ना, लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने की जो अवसर प्राप्त की जाती है उसी को क्या कहा जाता है सर? सत्ता की साझेदारी। प्रत्यक्ष रूप में हमारे नेता भाग लेते हैं, अप्रत्यक्ष रूप में हम लोग वोटर जो होते हैं वो भाग लेते हैं, है ना। बच्चों, पहला सवाल है आज का, बड़ी प्यारा सा सवाल होने वाला है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना बच्चों। कहेंगे सर पहला सवाल आज क्या होने वाला है वो देखेंगे सर। पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन के आधार क्या था? आपको पता होना चाहिए। मोस्टली हम लोग जो सत्ता की साझेदारी है उसमें दो चैप्टर पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका, है ना। बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, बेल्जियम में जो समाज का विभाजन था वहां पर भाषा के आधार पर विभाजन था। हाँ, आप भाषा के आधार पर ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि भारत में आंध्र प्रदेश के ऐसा राज्य है जो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर बना। भारत में 28 राज्य है, 9 से 8 केंद्र शासित प्रदेश है मेरे प्यारे बच्चों। वो अलग अलग भाषा के आधार पर ही बना है, कल्चर के आधार पर बना है, संस्कृति के आधार पर बना है। लेकिन आप कह सकते हैं मोस्टली बहुत सारे ऐसे स्टेट है बच्चों जो भाषा के आधार पर बना है। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, बंगाल, उड़िया, है ना सर, पंजाबी, है ना सर, मराठा, स्पेशल गुजराती, कन्नड़, मलयालम, है ना, आंध्र प्रदेश, तेलुगु, तमिल, ये सभी जो स्टेट है वो किसके आधार पर बना है मेरे प्यारे बच्चों? भाषा के आधार पर। तो बेल्जियम में भी लोग क्या थे सर? अलग अलग भाषा में बटे हुए थे, है ना। मतलब कह सकते हैं धार्मिक अलग चीजें है ना। भाषा की बात मैं कर रहा हूँ। भाषा में उसमें तीन टाइप का भाषा बोला जाता था मेरे प्यारे बच्चों। उसमें से एक था, आप कह सकते हैं फ्रेंच था, है ना। देखेंगे पहला मेरे प्यारे बच्चों डच भाषा जो बहुसंख्यक थे, फ्रेंच भाषा, है ना, जो अल्पसंख्यक थे, और जर्मन भाषा जो सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक थे। आपको मैं बता दूं, जो डच भाषा है वह कितना 59% आप बोर्ड में देख पा रहे हैं। फ्रेंच भाषा जो है मेरे प्यारे बच्चों 40% बात करते थे, और जर्मन भाषा जो थे मेरे प्यारे बच्चों वो 1% बात करते थे, टोटल मिला के 100%। लेकिन देखेंगे कि इन सिचुएशन में ये तो डच जो थे ये लोगों की जनसंख्या अधिक थी, है ना। कह सकते थे कि अपना वर्चस्व को, है ना, वर्चस्व को, जैसे नागालैंड, गोवा, भारत में ऐसे ऐसे राज्य हैं जो अपने इंग्लिश भाषा के लिए उन लोगों ने कितना आंदोलन करा था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये चीजें हम लोग का देश में कोई भी एक राष्ट्रीय नेशनल भाषा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों ना। तो देखेंगे कि 59% ये लोग तो बहुसंख्यक थे लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर थे। और ये लोग फ्रेंच जो थे मेरे प्यारे बच्चों जो कितना परसेंट बात करते थे? 40%। वह लोग क्या थे? अल्पसंख्यक थे, मतलब भाषा के आधार
आधार पर इन लोगों से कम बोलते थे, है ना। इनमें से क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों की आबादी थी, लेकिन भाषा के आधार पर लोगों में क्या थी, मतभेद था मेरे प्यारे बच्चों। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा चैप्टर को एनालिसिस करा दूं, लेकिन ये लोग क्या थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, ये लोग आर्थिक रूप से मजबूत थे। आप यहाँ पर छोटा सा मैं मैप लेने की प्रयास किया हूँ। जर्मन के जो आप कह सकते हैं, सॉरी, जर्मन जो भाषा बोलने वाले थे वो बेल्जियम के जस्ट एकदम हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये उस जर्मन का राजधानी है जिसे हम लोग ब्रुसेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कहेंगे सर ये हल्का सा जो आपको दिखाई दे रहा है 1% लोग जर्मन भी यहाँ पर क्या करते थे, बोला करते थे। हाँ, लेकिन अब इन लोगों ने क्या करा, देखेंगे सर कि जब यह जर्मन जब एक देश के रूप में उभरता है तो इन सभी जो पेच थी, इन सभी जो समस्याएं थे, सामाजिक विभाजन था, उसे एकत्रित करने के लिए एक लोकतांत्रिक, है ना, एक कह सकते हैं सर साझेदारी, सत्ता की साझेदारी करा और सभी को सत्ता में समान अधिकार दिया, जिसके कारण यह देश में श्रीलंका जैसी हाल नहीं हुई, यानी आपसी मतभेद, टकराव, हिंसा जैसी घटनाएं नहीं हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों मोस्टली देखेंगे कि यहाँ से 3-4 सवाल बनाए जा सकते हैं कि बेल्जियम में कौन से स्थान पर, तब कह सकते हैं पश्चिमी भाग पर, है ना, भाषा के आधार पर किधर सर, तो पश्चिमी भाग पर आप कह सकते हैं सर डच भाषा के ज्यादा लोग थे, है ना, मध्य भाग पर और सबसे उत्तरी पूर्वी भाग पर हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों फ्रेंच भाषा के लोग थे, और फिर सबसे पूर्वी भाग में हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों उत्तरी पूर्वी भाग में जर्मन भाषा के लोग बात करते थे। यहाँ तक बातें जरूर समझेंगे, है ना। बेल्जियम यूरोपियन कंट्री है ना, यूरोप महाद्वीप है, उसमें एक कंट्री है मेरे प्यारे बच्चों। श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। अब अगर आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये आप भारत का हिस्सा देखेंगे, थोड़ा मैप लेना था लेकिन मैं भूल गया, ये राम सेतु मार्ग है। आप कहेंगे जी सर ये श्रीलंका है, आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये मोतियों का द्वीप कहा जाता था मेरे प्यारे बच्चों इसे प्राचीन में, आप कह सकते हैं ये श्रीलंका है। श्रीलंका के जो इस क्षेत्र में कह सकते थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि इस क्षेत्र में आप कहेंगे सर इस क्षेत्र में हम लोग कह सकते थे उत्तरी पूर्वी भाग में, है ना, उत्तरी पूर्वी भाग में हल्का हल्का पूरा देश में ही कौन से लोग रहा करते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर श्रीलंका में जो तमिल लोग थे वो कहाँ पर थे, उत्तरी पूर्वी भाग में थे। क्या कारण था, अब मैं बताऊं इसकी स्ट्रक्चर, तो 74% जो लोग थे मेरे प्यारे बच्चों सिहली भाषा के लोग थे। सिहली जो बहुसंख्यक थे यहाँ, जो किस धर्म का अनुयायी करते थे मेरे प्यारे बच्चों, बौद्ध धर्म को। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, है ना सर, जो किसका, जामिल और प्रियदर्शनी, है ना, जो भगवान बुद्ध के जो थे कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अशोक के जो कह सकते थे जमाली, और उसके शायद मुझे ठीक याद हो रहा तो उसके दामाद जो थे और उसकी बेटी प्रियदर्शनी वहां पर गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में। इस प्रकार से कई 100 सदी पहले ही, है ना, अशोक सम्राट के समय ही क्या हुआ था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म पहुंचा था, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18% जो लोग थे वो कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तमिल थे, है ना, ये याद रखिएगा। और इनमें से भी स्ट्रक्चर था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उनमें आपको याद रखना है कि 12 से 13% हिंदू तमिल थे। उसके बाद कह सकते हैं सर, है ना, 6% क्या थे सर, मुस्लिम्स थे, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या थे सर, हिंदूज भी थे। और ये प्रायः कब गए थे इसके रीजन बताते हैं, है ना। ये लोग गिरमिटिया मजदूर के रूप में अंग्रेजों के शासनकाल में कहाँ चले गए थे, तो कहेंगे सर यहाँ से उत्तरी पूर्वी या पश्चिमी, आपको मैं पहले पढ़ाया हूँ हिस्ट्री में कि इस आसपास से बंगाल और झारखंड से, है ना सर, कहाँ लेके जाया जाता था सर, किसके द्वारा सर, पानी जहाज के द्वारा कहाँ लेके जाया जाता था, श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए। गिरमिटिया मतलब ग्रांटेड मजदूर के रूप में। तो बच्चों जब वहां पर लेके जाया जाता था तो बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरे प्यारे बच्चों जो यहीं पर बस गए, यहीं पर अपना जीवन, जब उसे ग्रांटेड के रूप में, है ना, यहाँ पर लेके जाया गया अनुबंधित मजदूर के रूप में, तो कभी वह वापस नहीं आए। तो यही लोगों को मानना था, जो यहाँ मूल निवासी जो थे वो सिहली थे, और उन लोगों का कहना था कि जो ये तमिल लोग हैं वो भारतीय लोग हैं, है ना। जो मद्रास कैट जो हम लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, है ना, आप कहते हैं जो हम लोगों का एक देश में एक होनहार कह सकते हैं सर, आधुनिक भारत में कह सकते हैं कंप्यूटर का जनक, कंप्यूटर को लाने वाला श्री राजीव गांधी जी का, है ना सर, देहांत इन्हीं जो मर्डर हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यही कारण था।
तमिलों के प्रति क्या करना सर, मोह माया, है ना। ये देखेंगे, ये बहुत लंबा केस हो जाएगा मैं अगर इस पर डिटेल में जाऊंगा तो, लेकिन कुछ चीजें इतिहास में सीखनी पड़ेगी। तो गिरमिटिया मजदूर के रूप में ये लोग आए थे। यहाँ पे आपको पता है तमिलनाडु पड़ता है सामने, तो ये लोग यहाँ काम करने गए थे, अब यहीं बस गए। अब इन लोगों का कहना था किसका, चीनियों का, कि जो तमिल है वो बाहरी है और इन लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 1900 कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1954 से 56 के आसपास, है ना, मतलब 1950 के दशक में वहां पर एक संविधान लागू हुआ। क्या मेरे प्यारे बच्चों, संविधान लागू होता है और उसमें संविधान में किसे ज्यादा बहुसंख्यक को क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चों, बहुसंख्यक को ही सभी अधिकार मिले, बहुसंख्यक को भी सभी अधिकार मिले, जिसके कारण वहां पर लगभग कई सालों तक गृह युद्ध चला, 2009 तक गृह युद्ध चला मेरे प्यारे बच्चों। उसमें लाखों जान माल सबका क्या हुआ बच्चों, हानि हुआ, है ना। तो ये हमारा क्या था, कोशिश कर रहा हूं मैं श्रीलंका के रूपरेखा के बारे में समझाने का, है ना। तो वह किस भाग में थे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी पूर्वी प्रांत में थे, ये याद रखेंगे, है ना। लिट्टे जो एक कह सकते हैं आतंकवादी नहीं कह सकते, वहां पर जो तमिल लोगों का समूह था, वो लोग अपना अधिकार मांगने के लिए जो एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन का तहत सिहलियों से लड़ने के लिए बनाया गया था, उसी को क्या नाम दिया गया था, लिट्टे, आतंकवाद समूह के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे, मैंने अभी बताया कि श्रीलंका में 74% कौन भाषा को बोलने वाले थे, सिहली, और ये किस धर्म को मानते थे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर बौद्ध धर्म को मानते थे। मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद आपको कोई अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो धर्म था वो 18% का कौन था, तमिल। इसमें कौन कौन थे, तो कहेंगे सर भारतीय मुस्लिम भी थे, और कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर हिंदू भी थे, और 1-2% क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, ईसाई भी थे। ये भी बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं बच्चों, है ना। बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत थी, मैंने अभी बेल्जियम की रूपरेखा बताया। बेल्जियम में डचों की आबादी मेरे प्यारे बच्चों 59% थी, ये याद रखेंगे ना, जैसे मैं वहां पर बताया था, है ना। बेल्जियम में मुख्यतः रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती थी, कहेंगे सर जर्मन, डच, फ्रेंच, इनमें से सभी बोली जाती थी, है ना। सर कहां पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे ना, यहां पर देखिएगा, डच, फ्रेंच और जर्मन, इनमें से सभी भाषा बोली जाती थी। डच उसमें 59%, याद रखिएगा। मैं एक प्रश्न का अर्थ मैं बता नहीं रहा हूं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों को लिया गया है और उम्मीद करते हैं इससे भी प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए ध्यान से देखेंगे ना। 59% डच है, उसके बाद फ्रेंच है 40%, 1% क्या है, जर्मन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बेल्जियम में मुख्य रूप से सभी भाषाएं बोली जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम में संविधान में कितने संशोधन किए गए, मेरे प्यारे बच्चों 4 संविधान में संशोधन करे गए थे, जिसमें सभी लोगों के अधिकार, 4 प्रकार की सरकार, एक कह सकते हैं कि केंद्र पर सरकार बनाया गया, राज्य स्तरों पर सरकार बनाई गई, धार्मिक सरकार बनाया गया विशेष रूप से, है ना। अलग अलग वर्गों में सभी को समान अधिकार दिए गए, है ना। श्रीलंका में सिहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। मैंने अभी आप लोगों को समझा रहा था कि 1900 मेरे प्यारे बच्चों 1900, है ना, 1954 से लेके 1956 तक ये कानून का संशोधन हुआ था, है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, आपको पता है संसदीय शासन प्रणाली है, और भारत में 2 संसद है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक उच्च सदन है सर, एक संसद को जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और एक कहते हैं सर निम्न सदन सर, है ना। ये बात करेंगे सर, है ना, ये चीजें ध्यान से देखेंगे, एकात्मक नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है विकेंद्रीकरण क्या है, देखेंगे। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं डिटेल में आपको समझाना चाहूं तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है केंद्रीय सरकार की सरकार, राज्य स्तर की सरकार, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की, इसे हम लोग कहते हैं केंद्रीय विकेंद्रीकरण कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है दूसरी भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर पंचायती, क्या लिखेंगे सर, पंचायती, है ना, राज्य शासन व्यवस्था, है ना मेरे प्यारे बच्चों,
ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और ये शुरुआत कब होती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और लिखेंगे कौन सा संविधान संशोधन के अंतर्गत ये शुरुआत करी गई मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर जो संविधान संशोधन हुआ भारत में विकेंद्रीकरण का संविधान संशोधन जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों वो कब हुआ, तो कहेंगे कौन सा संविधान संशोधन सर, 73वें, है ना, यस सर। और कौन सा वर्ष हुआ मेरे प्यारे बच्चों, VVI चीजें तो याद रखेंगे सर 1978 में हुआ। इसी के तहत पंचायती राज शासन व्यवस्था में, ये याद रखिएगा, है ना सर, 1/3 मेजोरिटी किसके लिए आरक्षण करा गया, है ना, महिलाओं के लिए, है ना सर, आरक्षित करा गया। मेरे प्यारे बच्चों आप ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे, मजा आ जाएगा सर, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज जरूर दी जाएगी, है ना। ये टॉपिक हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मैं इससे समझाया कि कितना चीजें यहाँ पर बन सकते थे, है ना, ये चीजें देखेंगे, ठीक है ना, है ना। VVI प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर जगह पर काम आएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि कुछ यानी 73 आर्टिकल संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में यह एक प्रकार की प्रावधान लाई गई जिसमें राज्य सरकार और लोकसभा, इससे ये प्रावधान पहले भी शुरू हो चुकी थी, परंतु मोस्ट रूप से यह लागू कब होता है 1978 में। और ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या कर दिया गया, कुछ शक्तियों को उठा के स्थानीय सरकारों को दे दी गई, उसी को क्या कहा जाता है सर, सत्ता में विकेंद्रीकरण कहा जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीलंका में सिंहली देश के कुल आबादी के कितना प्रतिशत थे, तो सिंहली जो थे मेरे प्यारे बच्चों वह क्या थे, बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसका जनसंख्या क्या हो सर, अधिक हो। जैसे भारत में बहुसंख्यक हम लोग का कौन है, तो कहेंगे सर हिंदूज है ना, तो वहां पर 74% क्या थे मेरे प्यारे बच्चों, सिंहली थे। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के क्या आधार थे मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने समझाया कि बहुसंख्यकवाद, जिसकी जनसंख्या अधिक थी, है ना, यानी सिंहलियों की जनसंख्या अधिक थी, तो उन लोगों का मानना था कि उन लोगों का अधिकार किसके तहत होना चाहिए, यानी ज्यादा वरीयता, ज्यादा प्राथमिकता किसको दी गई, सिंहलियों की दी गई। वही कारण था कि तमिलों में असंतोष हुआ और वहां पर गृह युद्ध, हिंसक घटनाएं, है ना सर, लाखों लोगों की जान गई बच्चों, है ना, और कई सालों तक वह युद्ध में झोंका रहा। इस तरह से बेल्जियम ने भी देखा कि श्रीलंका में इस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तो बेल्जियम ने ऐसा रास्ता नहीं अपनाया, उसने लोकतांत्रिक रास्ता, डेमोक्रेटिक वे को चुना और सभी लोगों को समान अधिकार दिया, समान सत्ता में साझेदारी करने का अवसर दिया, जिससे श्रीलंका जैसा घटना कहां पर नहीं हुआ, बेल्जियम में नहीं हुआ, है ना। ये चीजें ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। ब्रुसेल्स का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ब्रुसेल्स का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। ब्रुसेल्स में हम लोग देखेंगे कि ब्रुसेल्स राजधानी है मेरे प्यारे बच्चों, किसका, तो कहेंगे सर ब्रुसेल्स राजधानी है किसका सर, तो कहेंगे सर बेल्जियम का, है ना, बेल्जियम का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, राजधानी है ना। और इसमें इंग्लिश भाषा, है ना मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश भाषा नहीं, इसमें देखेंगे फ्रांसीसी लोग क्या थे, हम लोग मैप में देखेंगे तो लगेगा आपको इंग्लिश तो भाषा ही नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, डच था, जर्मन था। जर्मन हम लोग देखे थे कि जस्ट उत्तरी पूर्वी भाग में था, बीच में कौन से भाषा थे, फ्रांसीसी लोग थे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है। श्रीलंका का राजकीय धर्म मैंने अभी डिटेल में बताया कि बौद्ध धर्म है, और वह कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, ये मैंने बताया। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है ना सर, इनमें से सामुदायिक सरकार है, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार है मेरे प्यारे बच्चों ना। भारत में क्षेत्रीय सरकार के लिए दूसरा नाम क्या है, सामुदायिक सरकार या राज्य सरकार के साथ ना, राज्य सरकार है मेरे प्यारे बच्चों ना। नेक्स्ट है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त होती है मेरे प्यारे बच्चों, 4 अक्टूबर 1930 को। बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब गठित होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 अक्टूबर 1930 को, है ना, ये चीजें देखेंगे ना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों एक नया चैप्टर है ना, मैं कोशिश करा कि इस चैप्टर में मुख्यतः 2 देशों का उदाहरण लिया गया है, एक बेल्जियम और एक क्या चीज सर, श्रीलंका। दोनों में सामाजिक विभिन्नताएं हैं, है ना, उसमें भाषा के आधार पर दोनों देशों में देखा गया कि भाषा के आधार पर लोग बटे हुए थे, लेकिन एक देश में हिंसात्मक घटनाएं हुई, गृह युद्ध हुआ, लोगों की जान माल की हानि हुई, कई लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन एक देश में देखे कि वही विभिन्नताएं थे, परंतु उन लोगों ने अपने समझदारी से, लोकतांत्रिक गतिविधियों से अपना मतभेद, अपना टकराव, अपने हिंसात्मक घटनाओं को रोककर प्रावधान किया, और एक देश में, एक विश्व में एक लोकतांत्रिक देश होने का एक
एक सुनहरा क्या दिया सर, उदाहरण दिया। और उसके बहुत सारे उन्हीं चीजों को हम लोगों का कुछ बहुत सारे आर्टिकल्स बेल्जियम में से भी क्या करा गया है मेरे प्यारे बच्चों, लिया गया है ना, ताकि देश को क्या कर सके सर, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में गठन करा जा सके। नेक्स्ट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, संघवाद, है ना, यानी विभिन्न राज्यों और विभिन्न भाषाओं को एक साथ मिलाकर शासन करने की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है सर, संघवाद, संघात्मक बोला जाता है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, भारत की राष्ट्रभाषा है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राष्ट्र की भाषा 40% हिंदी बोली जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे कि 40% हिंदी बोली जाती है, इसीलिए भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में क्या माना गया है, हिंदी को। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण स्थान पर स्थानीय प्रशासन के रूप में माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखेंगे, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को स्थानीय प्रशासन कहते हैं ना। पंचायत, ग्राम सभा क्या, पंचायत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्न ग्राम सभाओं के समूह को ग्राम सभा यानी ग्राम वार्ड के विभिन्न ग्राम वार्डों की कह सकते हैं सर, ग्रुप को क्या कहा जाता है, पंचायत, है ना, कह सकते हैं, है ना। और ग्राम को ही कहा जाता है ग्राम सभा। किसी कहेंगे सर, किसी ग्राम में, किसी एक स्थान पर, किसी गांव में, किसी ग्राम में कह सकते हैं सर कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब लोगों की एक मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें वह सहमति और असहमति यानी लोगों की सहमति से जो बात होती है ना, या उसी काम को करने के लिए जो लोगों का समूह बनता है, उसी को क्या कहा जाता है सर, सभा कहा जाता है, ग्राम सभा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं, ये सिंपल चीज है, ये मेयर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसका कह सकते हैं कि ऐसा शहर जिसमें 10 लाख, 1 लाख से 10 लाख की जनसंख्या हो या उससे अधिक हो, तभी उस शहर को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से किसका चुना जाता है, मेयर का चुनाव होता है ना। परंतु ये भी एक कह सकते हैं सर पंचायती राज शासन व्यवस्था का अंग है। प्रांतीय शासन का संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रांतीय, प्रांत का मतलब हम लोग अलग अलग प्रांत में बांट देंगे, राज्य स्तर पर, है ना, कह सकते हैं, तो उसका संचालन कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस देश में एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार मेरे प्यारे बच्चों श्रीलंका में है, ये देखेंगे ना, चूंकि वहां पर बहुसंख्यक का ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों सरकार है। संघवाद सरकार किस देश में है, संघवाद हम लोग का देश में, भारत में है मेरे प्यारे बच्चों। संघवाद सरकार का मतलब कह सकते हैं सरकार की वह एक ऐसा देश या ऐसा शासन प्रणाली जिसमें सरकार विभिन्न स्तरों पर क्या हो सर, बटा हो, उसे क्या कहते हैं सर, संघवाद कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। संघवाद बेल्जियम में भी देखा गया, वो शासन की वह व्यवस्था यानी एक ऐसा देश जहां पर शासन अलग अलग स्तरों पर विभाजित हो, अलग अलग स्तरों पर विभाजन हो और सबका अलग अलग शक्तियां हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, संघवाद। जैसे भारत में विभिन्न प्रकार की कैसे शक्तियां हैं, जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है और स्थानीय सरकार है। केंद्र सरकार में केंद्र सूची यानी संघ सूची के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं होती है। राज्य सरकार जिसमें 52 सूचियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, जिसे हम लोग अनुसूची राज्य सूची में अंतर्गत लाते हैं। समवर्ती सूची जहां पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कार्य करती है ना सर। तो ऐसे प्रावधान है मेरे प्यारे बच्चों, उसे संघवाद कहते हैं ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के उल्लेख संविधान के किस मेरे प्यारे बच्चों 7वीं अनुसूची में है। अगर हम 5वीं का बात करेंगे तो राज्यपाल, किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा मेरे प्यारे बच्चों, राज्यपाल द्वारा कह सकते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, मतलब आदिवासी लोग हैं, उनके लिए देख रेख या उनका एक विशेष अधिकार की प्रावधान राज्यपाल द्वारा करा जाता है। वह किस अनुसूची में मेरे प्यारे बच्चों, 5वीं। अगर छठा का बात करेंगे तो याद कर सकते हैं जो 7 सिस्टर है, 6 सिस्टर या 7 सिस्टर है जो उत्तरी पूर्वी राज्य में, उसमें 4 राज्य, मेघालय है ना सर, मिजो है ना सर, नागालैंड और एक त्रिपुरा या मुझे कुछ असम, ये कुछ 4 राज्य है। उसमें जिलों के निर्माण के लिए या एक प्रकार की उसी से रिलेटेड, उन्हीं 4 राज्यों से रिलेटेड एक प्रकार की विशेषाधिकार है। 7वीं अनुसूची में इनको समवर्ती या इसको रखा गया है। 8वीं अनुसूची में किसे रखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, भाषा को रखा गया है, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं को क्या माना गया है सर, कह सकते हैं सर, जिसे 22 भाषा को हम लोग क्या मान सकते हैं सर, जो सरकार द्वारा या कह सकते हैं सर एक तरह से मनोनीत भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना।
समवर्ती सूची में कितने विषय आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 52, है ना, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विकेंद्रीकरण क्या है? केंद्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार को विकेंद्रीकरण कहते हैं, है ना। झारखंड कब नया राज्य बना मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा 15 नवंबर, कब मेरे प्यारे बच्चों? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में, अभी मैंने बताया था, सरकार द्वारा सूचित की गई चीजों को क्या कहा जाता है? अनुसूचित। तो सरकार में कितनी भाषा है मेरे प्यारे बच्चों? 22। अगर आप यदि झारखंड से है तो संस्थाली भाषा क्या है सर? अनुसूचित भाषा के अंतर्गत आता है। बिहार में मैथिली भाषा अनुसूचित भाषा के अंतर्गत आता है। इनमें से किस देश में समयवादी शासन प्रणाली है ना, सॉरी साम्यवादी शासन प्रणाली है मेरे प्यारे बच्चों? चीन में मेरे प्यारे बच्चों। कम्युनिस्ट, है ना, किस क्या बोल सकते हैं सर? कम्युनिस्ट, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, वहां पर शासन प्रणाली है ना, जहां पर कह सकते हैं कि अंतरिम रूप से दिखावे के लिए लोकतांत्रिक सरकार हो, परंतु अंतरिम रूप से वह क्या हो सर? कह सकते हैं सर वहां पर राजशाही भी हो सर। किसी एक विशेष पार्टी का ही अंतरिम रूप से क्या हो सर? शासन व्यवस्था हो सर। राज्य की विधानसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? कह सकते हैं 10%, 5%, मेरे प्यारे बच्चों अभी तो वर्तमान में 5% है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है? अप्रॉक्सली मेरे प्यारे बच्चों 1500 भाषाएं बोली जाती है ना, लेकिन उनमें से 22 भाषाओं को ही अनुसूचित करा गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। पोखरण भारत के किस राज्य में है? मैं इस पर चर्चा करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी खूबसूरत चीज है। पोखरण क्यों मशहूर है मैं बता रहा हूं, है ना। 12 से 13 मई, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, 1998 को भारत में सफल जो हम लोगों का देश परमाणु परीक्षण करा था मेरे प्यारे बच्चों, परमाणु परीक्षण, उसी के लिए पोखरण क्या है सर? प्रसिद्ध है सर, है ना। उसी दिन हमारा जो भारत, महान भारत है ना, वह क्या बन गया था मेरे प्यारे बच्चों? भारत उसी दिन क्या बना था मेरे प्यारे बच्चों? एटॉमिक पावर बना था, है ना, एटॉमिक पावर बना था, ये याद रखेंगे। किसके शासनकाल था मेरे प्यारे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों अटल, है ना, अटल जी, अटल बिहारी, है ना सर, वाजपेयी जी का क्या था सर? वाजपेयी जी का क्या था सर? सरकार था, ये याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। जैसे वही उसी समय में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम जो हम लोगों का ग्रेटेस्ट मिसाइल मैन थे, इन सभी चीजों में उन्हीं को क्या करा गया था? सबसे ज्यादा श्रेय दिया गया था, है ना। तो हम लोगों का देश सर्वप्रथम तो 1974 में ही हम लोग इंदिरा गांधी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण करे थे, परंतु वह सफल नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में बहुत सारे प्रतिबंध लगे थे, है ना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बड़ा जिगरा होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों हमारा देश आज एटॉमिक पावर बन सका, है ना। और देश में अभी हम लोग एक दूसरे देश को आंख लड़ा सकते हैं, अन्यथा अगर हमारा देश एटॉमिक पावर नहीं होता तो सर आज हम लोगों का देश का नजरिया और कुछ होता, क्योंकि चाइना चंडालपुर हम लोगों का दुश्मन है, इधर जो पाकिस्तान है वो बड़ा दुश्मन है ना। सभी दोनों के दोनों देश एटॉमिक पावर है मेरे प्यारे बच्चों ना, तो वो लोग आंख दिखा सकते थे हम लोगों को। तो ये खास दिन पोखरण ऐसे नहीं है, पोखरण देखेंगे एक ऐसा जगह है जो राजस्थान में जहां पर मैक्सिमम एरिया पर लोग नहीं रहते, क्यों? क्योंकि वहां पर थार मरुस्थल वहीं पर पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं बाई विश्लेषण मेरे पास जितने भी क्षमता है मैं कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कहानी भी बड़ी पोखरण में जब घटनाएं हुई थी तो इसकी भी बड़ी कहानी चर्चित है मेरे प्यारे बच्चों, कि ऐसे नॉर्मली नहीं बम पड़, तब बम बनाना मतलब कह सकते हैं कि वहां तो यूएनए द्वारा तो यह प्रतिबंध है कि कोई भी देश 1945 के बाद कोई भी देश अपना परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। अभी आप जो देख रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप थोड़ा स्टडी करते होंगे तो आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच, या मुख्य रूप से इजराइल और कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों टर्की, कौन अभी ईरान के बीच जो लड़ाई चल रही है, तो आंतरिक रूप से किसकी लड़ाई चल रही है सर? एटॉमिक पावर बनने की, है ना, क्योंकि इजराइल एटॉमिक पावर देश है और ईरान को भी लगता है चांसेस कि वह भी एटॉमिक पावर बनने वाला है, तो उसी को रोकने के लिए इनडायरेक्टली अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है ना। और हम लोग पागल हैं एक दूसरे को सपोर्ट करने में। संघीय सरकार में स्तर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, यानी विभिन्न स्तरों पर बटे हो सकते हैं ना। विभिन्न स्तर की सरकार के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद को सुलझाया जाता है
उच्चतम न्यायालय द्वारा। याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय सर्वश्रेष्ठ न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, जो देश में सभी घटनाओं को, जो भी घटनाएं होती है मेरे प्यारे बच्चे, उसे कौन संभालता है? सुप्रीम कोर्ट। राज्य स्तर पर है ना हाई कोर्ट, और जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। संघीय शासन के हर स्तर के अस्तित्व प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा कौन देता है? मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? ये छोटा सा सवाल है। 28 राज्य है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची की नहीं है? विदेश नीति, थोड़ी ना राज्य सरकार यहाँ पर जाएगी सर। बैंकिंग पूरा देश के लिए है ना। पुलिस, शिक्षक, शिक्षा, ये सभी किस सूची के अंतर्गत आते हैं मेरे प्यारे बच्चों? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लगभग कितने देशी रियासतें थे? 465। और इसे एकत्रित करने का, इसी का एकीकरण करने का याद रखिएगा, एकीकरण करने का श्रेय, है ना सर, किसे जाता है सर? तो एकीकरण करने का श्रेय मेरे प्यारे बच्चों सरदार, है ना सर, सरदार, है ना, वल्लभ, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। याद रखेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। भारत का नेपोलियन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऐसे तो भारत का नेपोलियन मेरे प्यारे बच्चों अगर प्राचीन काल में जाएंगे तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है ना। लेकिन यहाँ पर देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, जो उस समय के गृह मंत्री थे, है ना, स्वतंत्र भारत के, और जबरदस्त भारत के एकीकरण में भूमिका निभाए थे। उनमें लगभग 400। अब ये क्या है, आप कैसे समझ पा रहे हैं कि देशी रियासतों का मतलब क्या था? कि भारत आजाद होने के पश्चात भी भारत में ऐसे रजवाड़ों का समूह था, क्योंकि भारत तो पहले अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, अलग अलग राजाओं के प्रांत में। तो वो लोग कहते थे, जैसे निजाम हो गया, है ना, टीपू सुल्तान के गढ़ जो माना जाता था, वो सब बोलते थे कि नहीं हम लोग आ चुकी, वो जो विलियम बेटिंग जो हम लोगों का सॉरी माउंटबेटन जो हम लोगों का जो माउंटबेटन अधिनियम बना था, माउंटबेटन लॉ बना था, उसमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी राज्य, चाहे वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ, किसी के साथ संधि कर सकते हैं। उसी का फायदा उठा के बहुत सारे ऐसे रियासतें थे, देशी रियासतें, जो कहते थे कि ना हम अपना देश बनाएंगे। भारत में टुकड़ा टुकड़ा देश बनाने के चक्कर में थे, है ना। भारत आजाद, रक्त रंजित आजाद होने के बाद भी इसे एकत्रित करना बहुत हार्ड था मेरे प्यारे बच्चों। अभी जम्मू कश्मीर विवाद क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के राजा हरि सिंह, है ना सर, हरि जो थे, वो क्या करे सर? वही ना सर कि वो अपना स्टेट बना के रखना चाहते थे। जब लास्ट में पाकिस्तान लथियाना शुरू किया, तब वह दौड़ते पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास आए, वल्लभ भाई पटेल के पास आया, और फिर भारत में संधि हुई। तो आज भी कहना है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि जम्मू कश्मीर हम लोग का है, लेकिन पाकिस्तान को कहने से क्या होगा? पाकिस्तान हम लोग का पूरा है, तो जम्मू कश्मीर छोड़ो ना सर, है ना। ये चीजें देखेंगे सर। 565 नेक्स्ट, है ना बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा डिटेल से समझाने का। यदि सरकार के विभिन्न अंगों में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता, तो उस सत्ता का वितरण क्या होता है? क्षैतिज होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा ना, क्षैतिज वितरण होता है। पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर स्थानीय सरकार। जाति, धर्म और लैंगिक मसले। अब कहेंगे सर ये जाति क्या है मास्टर? देखो, कास्ट को जाति कहा जाता है, धर्म अलग चीज है। धर्म कह सकते हैं सर कि धर्म का मतलब होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये बौद्ध, जैन, ये सब धर्म हुआ। लेकिन देखेंगे कि जाति, अलग अलग धर्म में अलग अलग जाति है। जैसे मान लिया जाए कि मुस्लिम्स में अंसारी हो गए, है ना, या हिंदूज में अब कह सकते हैं सर कि यादव, है ना सर, साहू, ये सब किस में आ सकते हैं? ओबीसी, ये कास्ट हो गया, है ना। कास्ट किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? सामाजिक, आर्थिक के आधार पर करा जाता है। आर्थिक विकास के आधार पर क्या करा जाता है सर? कास्ट बनाई जाती है। जिसका आर्थिक विकास अच्छा हो, है ना, सामाजिक आर्थिक विकास अच्छा हो, है ना, उसका कह सकते हैं जनरल, जब माना जाता है कि ब्राह्मण, पंडित, खान, सिख, है ना सर, जो उच्च कैटेगरी के है, उसे जनरल में रखा जाता है ना, तो उसी को जाति कहा जाता है। धर्म तो आपको समझ में आ गई कि वो रिलीजियस है, मान्यताएं हैं। लैंगिक का मतलब क्या होता है सर? हम लोग मानते हैं कि पुरुष, महिला और एक ट्रांसजेंडर, है ना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, इसे हम लोग लैंगिक मसले कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को अंत करा किया गया?
ये इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। ये हमारा समता के अधिकार है ना सर, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद कितना में मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 17 में। ये भी एक बड़ी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 58। इसके अंतर्गत जाति, धर्म, लैंगिक है ना सर, या संस्कृति के आधार पर किसी से व्यक्ति से मतभेद या भेदभाव नहीं कर सकते हैं हम। ये चीजें याद रखेंगे सर, है ना। औरत और मर्द के समान अधिकारों के अवसरों को विश्वास करने वाले महिला या पुरुष को नारीवादी कहते हैं, ये याद रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। नारीवादी आंदोलन का लक्ष्य होता है ना सर, सत्ता में भागीदार बनाना, है ना सर, सॉरी सर, इक्वालिटी। इक्वालिटी का अर्थ होता है समानता। ध्यान से देखेंगे, एक सीढ़ी नुमा रचना जिसमें सभी जाति समूह के उच्चतम से निम्नतम के रूप में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं सर, कहेंगे सर जाति भेदभाव पिरामिड, है ना सर। जाति पदानुक्रम कहा जाता है, पदानुक्रम कहा जाता है ना। महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग आंदोलन को क्या कहा जाता है, स्त्री शक्ति आंदोलन, नारीवाद आंदोलन ना, फेमिनिज्म रेवोल्यूशन, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है मेरे प्यारे बच्चों, धर्म प्रधान देश नहीं मेरे प्यारे बच्चों, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें किसी भी धर्म को वरीयता नहीं दी गई है, किसी भी धर्म को एक राष्ट्रीय धर्म के रूप में दर्जा नहीं दी गई है। जैसे श्रीलंका में सिहली लोग बौद्ध धर्म को दिए है ना, या इस्लाम धर्म पाकिस्तान में है सर, है ना। धर्म सामाजिक समुदाय के काम करता है। यह मान्यता किस पर आधारित है, सरकार पर, समुदाय पर, सांप्रदायिक पर है मेरे प्यारे बच्चों। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि देखेंगे कि एक ऐसा विचार या ऐसा सोच जो अपने धर्म के प्रति, है ना, अपना धर्म को क्या करता हो सर, सर्वश्रेष्ठ मानता, दूसरे धर्म के या दूसरे धर्म के लोगों को, मानने वालों को, या उस धर्म से नफरत करता हो, नीच मानता हो। इस प्रकार के विचार को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सांप्रदायिकता कहते हैं ना, कम्युनिज्म, है ना। हाँ, धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप क्या है सर, राजनीतिक गोलबंदी, सामाजिक गोलबंदी, राजनीतिक गोलबंदी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से थोड़ा धैर्य। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन को किस देश में है, पाकिस्तान में मेरे प्यारे बच्चों। भारत में ही खुद जाति के आधारित हमारा देश है मेरे प्यारे बच्चों ना, जिसमें उच्च कास्ट, लोअर कास्ट, हायर कास्ट इत्यादि है सर, है ना। लिंग विभाजन के अभिप्राय क्या है सर, है ना। पुरुषों और महिलाओं के बीच के विभाजन को ही क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, लिंग विभाजन कहा जाता है। इनमें से कौन सा मामला पारिवारिक कार्य से है, विवाह और तलाक पारिवारिक कार्य है, गोद लेना ये भी पारिवारिक कार्य है, उत्तराधिकार ये भी पारिवारिक, उपरोक्त सभी। और ये सभी के सभी किस सूची में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं ना, समवर्ती सूची, है ना। अप्रॉक्सिमेटली ये 68 आर्टिकल्स है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है 101 है सर केंद्र सूची, लगभग, है ना। केंद्र सूची के अंतर्गत 101 से 2 बढ़ते रहते हैं। ये भारतीय समाज माना जाता है ना सर, पितृ प्रधान देश है सर, ये सिंपल सवाल हो गया, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों और नगर पालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के कदम उठाए गए, महिलाओं के आधी सीटों नहीं, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के चुनाव में। मैंने क्वेश्चन के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कि यह कब करा गया मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे जी सर, अभी आपने बताया था 1978 में करा गया था, ठीक है। यह किसके द्वारा करा गया था मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर पंचायती, है ना, राज व्यवस्था के अंतर्गत, है ना, ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। किस आर्टिकल में लिखा गया है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायती राज शासन व्यवस्था किस आर्टिकल है, किस अनुसूची के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों, 243 के अंतर्गत आता है, ये याद रखेंगे ना, VVI क्वेश्चन यदि आप कंपटीशन का। अब बताएंगे सर, अनुसूची बताएंगे सर कि किस अनुसूची से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे संविधान संशोधन के अंतर्गत बताइए सर, क्वेश्चन में सॉरी किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों इसे क्या करा गया था, मतलब कह सकते हैं प्रावधान को लागू करा गया था, है ना सर। कह सकते हैं 72वें, है ना सर, 73वें, 74वें, 75वें, है ना। उम्मीद करते हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स पर इसका जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों ना। भारत किस प्रकार का एक राज्य है, भारत लोकतांत्रिक है, धर्मनिरपेक्ष है, कल्याणकारी है, सभी है मेरे प्यारे बच्चों, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है हाँ, राजनीतिक दल।
देखेंगे सर, एक अगर संघात्मक देश होगा तो उसका खूबसूरत पहचान क्या है, उसमें अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं। राजनीतिक दल का मतलब होता है कि एक ऐसा लोगों के समूह जो चुनाव यानी सत्ता में आने के लिए, शासन प्रणाली को चलाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, और उसका एक विशेष मोटो होता है ना, एक विशेष क्या होते हैं सर, विचार होते हैं जो लोगों के सामने रखते हैं। और विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं जिसके कारण लोगों को यह एहसास होता है कि उसके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, लोग अपने अनुसार सरकार बनाने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों को क्या करते हैं सर, वोट देते हैं। इससे कह सकते हैं कि बहुत सारे दल होने के कारण सभी लोगों के विचार, मतभेद, टकराव, हिंसा जैसे जो विचार होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और अपने अनुसार वह वोट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के समूह को जिसकी विचारधारा समान होती है, जो अपने राजनीतिक, है ना सर, राजनीति में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए लोगों को गोलबंद करते हैं और चुनाव लड़ते हैं, वही लोगों को राजनीतिक दल कहते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। पहला प्रश्न है कि इनमें से एक देश में एक दलीय शासन है, एक दल किस देश में शासन व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे सर चाइना, कम्युनिस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। ये चीजें देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब करी थी, कांसी राम। इसके अभी प्रमुख चेहरा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मायावती, है ना, इसका मायावती है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका जो छाप है मेरे प्यारे बच्चों, हाथी छाप है, ये याद रखिएगा। जो इन लोगों का जो कह सकते हैं कि जिसे चुनाव चिन्ह कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो चुनाव चिन्ह है ना, जो चुनाव चिन्ह है कह सकते हैं, चुनाव चिन्ह, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर हाथी का है सर। ये किसके लिए बहुत बड़ा पार्टी माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, दलितों के लिए, है ना। और किस राज्य में सबसे ज्यादा निष्क्रिय है, यूपी में है, ये बात को याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या महत्व है। मैंने बताया शिक्षित लोगों की सुरक्षित करना, उत्पीड़न लोगों को सुरक्षित करना, गरीब लोगों के उत्थान करना, उत्पीड़न लोगों को सुरक्षित करना। नेक्स्ट है ना, खास करके दलितों के लिए यह पार्टी बनाई गई है। एक दल को छोड़कर दूसरे दल पर जाने वाले को क्या कहते हैं, दल बदलू कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दल बदल ही कहते हैं, है ना। ध्यान से देखेंगे, जो चुनाव लड़ने और सरकार राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है उसी को तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इतना देर से समझा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पार्टियां अपने और क्या नीतियों और कार्यकरों को आगे रखते हैं और मतदाताओं को क्या करते हैं सर, चुनाव करते हैं सर, मतदाताओं को लुभाते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र के देशों में राजनीतिक दल क्या करते हैं सर, हित समूह, तानाशाही, सर्वव्यापी मेरे प्यारे बच्चों, सर्वव्यापी होते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कई दलों वाले देश व्यवस्था को क्या कहते हैं, बहुदलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। बहुत सारा कई दल है तो बहुदलीय शासन व्यवस्था होगा मेरे प्यारे बच्चों ना। नेक्स्ट है, कानूनों को कौन पास करता है मेरे प्यारे बच्चों, कानून को विधायिका पास करते हैं, कार्यपालिका उसको लागू कराती है। कानूनों को पास करता है कौन, लागू कौन कराता है, कार्यपालिका, है ना। बनाता कौन है सर, पास कौन करता है, पास या निर्माण कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहिएगा सर निर्माण विधायिका करता है। और न्यायपालिका इसका क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर समीक्षा करता है। ये चीजें याद रखिएगा। ये तीनों हमारा क्या है सर, स्तंभ है सर, है ना, लोकतंत्र का। चौथा स्तंभ इसी के अंतर्गत मीडिया को माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत भाजपा की स्थापना कब हुई थी। मैं अगर बात करूं सर, भाजपा की स्थापना मई में मेरे प्यारे बच्चों, है ना, मई में, मुझे ठीक ठीक याद हो रहा होगा तो 5 या कुछ मई को, नहीं सर, लेकिन हाँ कब हुआ था, 1980 में हुआ था, मिस्टेक हो रहा है सर, कब हुआ था, 1980 में। इससे पहले इस राजनीतिक दल का नाम क्या था सर, तो इस राजनीतिक दल का नाम था, है ना, इस राजनीतिक दल का नाम था जनता दल, ये याद रखिएगा, जनता दल सर, है ना, जनता दल, है ना, जनता दल, है ना। और जनता दल से फिर इससे पहले यह राजनीतिक दल 1951 में, है ना सर, जनसंघ पार्टी के नाम से बनी थी मेरे प्यारे बच्चों, जनसंघ पार्टी, ये याद रखिएगा, जनसंघ पार्टी, है ना। जो इसके बाद यह बीजेपी में आके क्या हुआ सर, एक्सचेंज हुआ। और इसमें एक्सचेंज होने का सबसे बड़ा श्रेय किसे माना जाता है सर, अटल जी को माना जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि अटल टनल फिलहाल में भारत के किस राज्य में बना है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, या फिर कह सकते हैं सर पंजाब। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्र
मेरे प्यारे बच्चों। सांस्कृतिक राष्ट्र हिंदुइज्म का बहुत बड़ा है ना सर, वहां पर कह सकते हैं सर स्कोप है सर, है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? यह 1925 में हुई थी और यह हुआ था केरल में, है ना। अभी भी यह पार्टी केरल में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सक्रिय है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र में गैर सरकार कब बनी थी? मेरे प्यारे बच्चों 1976 में। मैं इसके भी बता दूं, और यह किस दल के नेता थे सर? तो जनता दल के नेता थे। और पहली बार कांग्रेस का क्या हुआ था? याद रखिएगा, इसी समय पहले कांग्रेस का, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कांग्रेस का क्या हुआ था? पतन हुआ था। VVI सवाल में से है, कांग्रेस का पतन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1977 में। और किस राजनीतिक दल ने उसको हराया था मेरे प्यारे बच्चों? जनता दल। यही बाद में जाकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में बनी। और इस समय है ना हमारे देश के कह सकते हैं, है ना, मोरारजी, है ना सर, देसाई, मोरारजी देसाई क्या बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों? PM बनते हैं। ये याद रखिएगा, जो गैर कांग्रेसी प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अभी कोई भी बच्चा जानता है, क्योंकि यह भी हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है ना सर। किस के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन करा गया था? मेरे प्यारे बच्चों मोरारजी देसाई, और वही फिर क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? मेरे प्यारे बच्चों चुनाव आयोग। यही तो सभी कुछ कराता है मेरे प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग ही तो है जो सभी राजनीतिक दल को मान्यता देती है, सभी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह देती है, राजनीतिक दल को देख रेख करती है ना, आचार संहिता लागू करती है, आदर्श आचार संहिता बनाती है कि राजनीति में किस प्रकार की चुनाव होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, किस प्रकार की भाषण देनी है, कहाँ पर नहीं देनी है, क्या नहीं करना, सबका डिटेल कौन रखता है? चुनाव आयोग, जो काफी शक्तिशाली है भारत में। कांग्रेस की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों कह सकते हैं, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, 28 दिसंबर मेरे प्यारे बच्चों 1985 के हुए थे, है ना। इसमें 3 व्यक्ति प्रमुख रूप से भूमिका निभाया था। एक AOA है ना सर, है ना, OA ह्यूम, है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक क्या थे सर? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और एक विडुलचू वाचा, एक व्यक्ति था विडुलचू वाचा। ये 3 व्यक्ति थे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये ध्यान से, प्रथम अधिकारी, प्रथम अध्यक्ष तो इसी को बना दिया गया था। जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अगर मुस्लिम अध्यक्ष प्रथम भारत का पूछ देगा तो याद रखिएगा सर बदरुद्दीन तैयब, है ना, चौथे बदरुद्दीन, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये याद रखिएगा सर, है ना, कांग्रेस के, है ना सर, पहले अधिवेशन क्या, है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? स्वयं राज्य करने का नहीं, शासन व्यवस्था को ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, है ना, अपनी सरकार को इलेक्ट करने का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? दुनिया में सबसे बेहतर लोकतांत्रिक सरकार को मानी जाती है मेरे प्यारे बच्चों ना। तानाशाही का समर्थन करने वाले लोगों को ही तो क्या कहा जाता है? निरंकुशवाद कहते हैं, जिस पर कोई अंकुश ना हो, है ना, कोई अंकुश ना लगा पाए, उसे निरंकुशवाद कहते हैं। किस देश में आधे से ज्यादा आबादी गरीबों में रहती है? मेरे प्यारे बच्चों बांग्लादेश। ये याद रखेंगे। लेकिन फिलहाल में बांग्लादेश का GDP ठीक ठाक है मेरे प्यारे बच्चों, भारत से अप्रॉक्सली ठीक ठाक है ना। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है ना? सत्ता पर एकाधिकार, समानता और स्वतंत्रता अधिकारों की गारंटी देता है, लोगों के लिए कानून देता है। सत्ता पर एक अधिकार थोड़ी होगा, सत्ता पर एक अधिकार किसी एक व्यक्ति का अधिकार होंगे, नहीं, सभी व्यक्ति के अधिकार होंगे। देश की आर्थिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? जनसंख्या के आकार पर, विश्व वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों के साथ सहयोग पर। जी सर, ऑल ऑफ दीज, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? लोगों का शासन। आपसे पूछा जाए, है ना, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें आम लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार की गठन करी जाती है, उसी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? लोकतंत्र। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय समय पर क्या होता है? निरीक्षण, मूल्यांकन, उपयुक्त सभी होता है, खास करके इलेक्शन के माध्यम से। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक है मेरे प्यारे बच्चों एक समान है, यह याद रखेंगे, सभी को इक्वालिटी की, समानता की अधिकार है मेरे प्यारे बच्चों। स्वतंत्रता, समानता, है ना, यानी कह सकते हैं 14 से 18, 19 से लेके कह सकते हैं 22 तक का जो आर्टिकल है समता के अधिकार देता है मेरे प्यारे बच्चों, सभी के समान अधिकार देता है। शिकायतों का बना
रहना लोकतंत्र में किसका प्रतीक है? असफलता का, सफलता का, सफलता का, है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखेंगे, ठीक है ना सर। शिकायतें रहेंगे तभी तो कारण बनते हैं। हाँ, क्या ये सही है? सफलता शिकायतों का, हाँ जी सर, ठीक ठाक है ना, हाँ जी ठीक है। कहेंगे कि शिकायत होगा, विपक्ष के द्वारा शिकायत होगा, पक्ष के द्वारा उसका क्या करा जाएगा? समाधान। विश्व के कौन से भी अधिक देश दावा करते हैं कि लोकतंत्र का, है ना सर? विश्व के 100 से अधिक देश किसका दावा करते हैं सर? डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है सर? गरीबी, मतदाता का दुरुपयोग, अशिक्षा, उपरोक्त सभी है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसी के कारण अभी देखेंगे कि मतदान में कभी कभी क्या होता है सर? दुष्प्रचार होती है ना। निष्पक्ष चुनाव कहीं कहीं पर देखते हैं सर नहीं होती है, लोगों को अलग अलग तरह से प्रलोभन दिया जा रहा है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? निष्पक्ष चुनाव मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा ना, है ना। नेक्स्ट है, विविधताओं के बीच समन्वय की स्थापना सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था के पास है? मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग विविधता, अलग अलग कह सकते हैं कि जिस देश में, भारत में सोचो सर 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं, इसमें कितनी असमानताएं, विविधताएं पाई जाती है, उसे एकत्रित रखने के लिए एक ही चीज तो है ना सर, लोकतंत्र, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखेंगे, लोकतंत्र क्यों एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था मानी जाती है? जनता अपने शासकों पर नियंत्रित रखती है, शासन में जनता को अधिक से अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है, सभी हो सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बड़ी प्यारा सा सवाल है, ये लॉन्ग सवाल भी बनाया जा सकता है, उसके आंसर ये हो सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, लोकतंत्र जनता क्या और जनता के लिए, यह जनता द्वारा शासन है, यह कथन कह सकते जो हमारे अब्राहम लिंकन कह सकते हैं, ये बहुत प्रचलित व्यक्ति थे मेरे प्यारे बच्चों। यह इनके पिताजी क्या करते थे सर? शूज मेकर थे। और कभी एक दिन हुआ था कि इन्हें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक व्यक्ति ने बोल दिया कि आपके जो फादर थे वो शूज मेकर थे, तो आपका सोच क्या है? तो बोला कि हाँ वो मेरे फादर थे, मुझे गर्व है उनके काम पर, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे देश को मैं अलग तरीके से मैं सोचूंगा, देखूंगा। और फिर उसे अपने कैबिनेट में वह मंत्री भी बनाया। यह एक महान कह सकते हैं सर नेता, लीडर था। कहाँ का सर? अमेरिका का राष्ट्रपति के रूप में था, जिनका कथन ये था मेरे प्यारे बच्चों। तानाशाही का क्या अर्थ है ना? लोगों के लिए नियम, लोगों द्वारा, कुछ के द्वारा नियम, है ना, कुछ के द्वारा, कुछ लोगों के लिए नियम होगा, उसे तानाशाही कहेंगे सर, है ना। किस देश में विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के मध्य सफलतापूर्वक समन्वय स्थापित किया जा सकता है? यह किया गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बेल्जियम में मेरे प्यारे बच्चों। बेल्जियम में देखे ना, सत्ता को विभिन्न स्तरों पर बांट दिया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, धार्मिक सरकार इत्यादि में सर, है ना। नेक्स्ट है बच्चों, लोकतंत्र में किस प्रकार का चुनाव होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष चुनाव मतलब ऐसा चुनाव प्रक्रिया जिसमें कोई किसी का पक्ष ना ले, सरकार या कह सकते हैं सर पुलिस या जो शासन व्यवस्था में जो चुनाव आयोग जो चुनाव कर रही है उसमें जो अधिकारी है वो किसी का पक्ष ना ले और वह निष्पक्ष चुनाव कराए। लोकतंत्र में निर्णय उचित प्रक्रिया से दिए जाते हैं, तो यह उसे क्या कहते हैं? तानाशाही, पारदर्शी, ये सब सिंपल बात है, पारदर्शिता कहते हैं ना, है ना, कि अगर लोकतंत्र में सीधा सीधा चुनाव होता है जिसमें कोई कह सकते हैं लाभ लपेट नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। लोकतंत्र का अपेक्षित परिणाम क्या है? सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, स्वतंत्रता और गरिमा। मेरे प्यारे बच्चों ये सभी हम लोगों के आर्टिकल के क्या है सर? वर्ड्स है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने पॉलिटिकल साइंस को पूरा डिटेल में कराने की प्रयास किया हूं। अगर यदि हर वीडियो की भांति आप इसे अंत तक देखेंगे तो इससे बाहर से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन भी करने की प्रयास करा हूं, जहां पर जो भी आर्टिकल्स थे, जो भी चीजें थी, मैं उससे रिलेटेड भी आप लोगों को सवाल बनाने की प्रयास किया हूं। बच्चों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है मेरे प्यारे बच्चों। केवल आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग लाइक करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। लाइक करने में क्या जाता है, अच्छा अगर वीडियो लगी तो जरूर लाइक करें, अन्यथा आपके पास एक और ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करेंगे अगला जो चैप्टर होगा जो इकोनॉमिक्स को होगा, शानदार कॉन्सेप्ट वाइज होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।